हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, यह बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 1 है और इसके 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने करवा दिए हैं, तो वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देख लीजिए। और बढ़ने से पहले क्वेश्चंस की तरफ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को जो है सो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम भी मेरे चैनल के जैसे ही सेम है, @कैरियर CARERPIXXEL कैरियर पिक्सल @कैरियर पिक्सल आप सर्च करना। आपको वहाँ पर मेरा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर इसका पीडीएफ दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में यह दिया हुआ है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना अनुच्छेद 1 के ए के तहत हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहरा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1 का ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इनमें से कौन सा एक मानव अधिकार है जो संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार भी है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार जो है सो मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है सो अनुच्छेद 19 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो संघ के सरकारी भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देता है अनुच्छेद 343। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 245। अनुच्छेद 245 के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो यह भाषाओं के बारे में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बलपक्रम यह मेघालय में है, यह बिल्कुल सही है। पन्ना जो है सो बिहार में, यह गलत है। तो यही सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पन्ना कहाँ है वो आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि पन्ना कहाँ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसको भी देख लेना है कि गोइंडी कहाँ है। तो गोइंडी तमिलनाडु में है। मोल्लेम कहाँ है। तो मोल्लेम गोवा में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम वन क्षेत्र जो है सो आच्छादित हैं। तो इनमें से किसमें सबसे कम वन क्षेत्र आच्छादित है। चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव या फिर लक्षद्वीप। तो इसमें से किस में जो है सो सबसे कम वन आच्छादित है। तो चंडीगढ़ में इसमें से ऑप्शंस के अनुसार सबसे कम वन आच्छादित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। तो उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड संख्या की पिरामिड या जीव भार का पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड, इनमें से किस में पाया जाता है। तो इनमें से जीव भार के पिरामिड में यह पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है। तो लिस्बन घोषणा जैसो किससे संबंधित है। तो महासागर, पर्वत, वायु किससे संबंधित है। तो लिस्बन घोषणा जो है सो महासागर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। लिस्बन घोषणा महासागर से संबंधित है। लिस्बन घोषणा महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, यह बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, यह सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये जो कि गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, यह भी गलत है। और यह भी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या था। 21.44% या 23.18% या 18.12%, 17.64%। 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर
18.12% थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर 18.12% था। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को लिंगानुपात, साक्षरता दर या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है? तो इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा उत्तर से दक्षिण है। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है? तो उत्तर से दक्षिण है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो साइबेरिया इसका सही आंसर है। तो साइबेरिया का जंगल दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है। तुर्की, विक्टोरिया और कैलिफोर्निया ये सभी जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का है, लेकिन साइबेरिया दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु प्रकार का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी न्यूजीलैंड। मध्य कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का है। मध्य चिली भी भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का है। और अफ्रीका का दक्षिणी छोर कौन सी प्रकार की जलवायु का है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु का है। लेकिन उत्तरी न्यूजीलैंड भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रकार का नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु है। केप टाउन में भी भूमध्य सागरीय जलवायु है। एडिलेड में भी भूमध्य सागरीय जलवायु है, लेकिन पंपाज में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैत रासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया। तो अमैत रासु का नामकरण किसके आधार पर किया गया? तो अमैत रासु का नामकरण जापानी सूर्य देवी के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और अमैत रासु क्या है? तो अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल है। अमैत रासु एक अत्यधिक ऊर्जा वाला पार्टिकल है जिसका नामकरण जापानी सूर्य देवी के नाम के आधार पर किया गया। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है सो चंद्रमा सदृश ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, बुध चंद्रमा सदृश ग्रह है। कौन सा ग्रह चंद्रमा सदृश ग्रह है? तो बुध चंद्रमा सदृश ग्रह है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम दूरी कब होती है? तो यह जो है सो अपसौर में होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर में होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच निम्नतम दूरी कब होती है? तो वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में
सिडेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या हेमेटाइट किसका खनन होता है? तो बेलेडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। बेलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा होता है वह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। तो उत्तर पूर्वी इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून लौटता हुआ दिया हुआ है। तो उत्तर उत्तर पूर्वी मानसून को ही लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून है और इसी को उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। इसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की सामान्य तिथि जो लौटने की है, उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटता है उसी को जो है सो लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। लेकिन यह पूछ रहा है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी, वही पूछ रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून जो है सो कब आता है, हैदराबाद में लौटता है वापस। तो वह इसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी। लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून लौटता है 15 अक्टूबर को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु सवाना प्रकार की है, भूमध्य सागरीय प्रकार की है, या उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं है। तो त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, ऑप्शन नंबर बी। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। किस रेखा पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व को कहते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्व को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व को कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? तो भारतीय उपमहाद्वीप जैसो टेथिस सागर का भाग था, पेंजिया का भाग था, या गोंडवाना लैंड का भाग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः भाग था गोंडवाना लैंड का। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच माध्य समय जीएसटी से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो ग्रीनविच मानक समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय जो है सो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच के समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय की प्रकाशित पहली पुस्तक
का नाम क्या था? वेदांत ग्रंथ, भारतीय विलास, तुहफत उल मुवाहिद्दीन या शाकुंतलम। तो राजा राम मोहन राय का पहला पुस्तक जो 1815 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था तुहफत उल मुवाहिद्दीन। ऑप्शन नंबर बी पर राजा राम मोहन का पहला पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1815 ईस्वी में और उसका नाम था तुहफत उल मुवाहिद्दीन। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, एम.जी. रानाडे, फिरोज शाह मेहता या बाल गंगाधर तिलक। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जमींदार पत्रिका या अल हिलाल या कॉमरेड, इनमें से कौन से पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन से पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल पत्रिका को अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या बिपिन चंद्र पाल। तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक कब लगा दिया था? भाषा के आधार पर लॉर्ड लिटन ने लगाया था 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 ईस्वी में, जिसके तहत लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो प्रेस की स्वतंत्रता को किसने प्रतिबंधित किया था, यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। और कब किया था? तो 1878 ईस्वी में किया था। किस आधार पर किया था? तो भाषाई आधार पर किया था। प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी थी 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो वीर कुंवर सिंह संबंधित थे ग्वालियर से, झांसी से, जगदीशपुर से या फिर मेरठ से। तो वीर कुंवर सिंह संबंधित थे जगदीशपुर से। ऑप्शन नंबर बी, वीर कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? 1857 के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज कौन था? जनरल हेविट, लेफ्टिनेंट विलोगबाई, लेफ्टिनेंट हडसन या जॉन निकलसन। तो इनमें से कोई भी दिल्ली का जो है सो प्रभारी अंग्रेज नहीं था। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? 1857 ईस्वी की क्रांति में विद्रोहियों को किसने धोखा दिया था? गणपत पांडे, जमादार माधो सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव या विश्वनाथ दुबे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा दिया था। 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था विश्वनाथ दुबे ने। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो शेरशाह सूरी की भू लगान व्यवस्था की तुलना किससे की जा सकती है?
जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था या इख्तेदारी व्यवस्था। तो रैयतवारी व्यवस्था से शेरशाह सूरी की भू लगान व्यवस्था का तुलना किया जा सकता है। शेरशाह सूरी की भू लगान व्यवस्था का तुलना किससे किया जा सकता है? तो रैयतवारी व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सीकरी का प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जो है सो जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है, और वह कौन सा प्रवेश द्वार है? तो वह दक्षिणी प्रवेश द्वार है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक या पूरब का सिराज कहा जाता था? तो भारत के किस नगर को पूरब का सिराज या सिराज ए मशरिक कहा जाता था? तो जौनपुर को जो है सो भारत का सिराज ए मशरिक या पूरब का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को सिराज ए मशरिक या पूरब का सिराज कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो हौज ए शमसी कहाँ है? वह दिल्ली के सल्तनत के शासक थे, किसने बनवाया था? तो हौज ए शमसी जो है सो कुतुब मीनार के पास है, और इसे बनवाया था इल्तुतमिश ने। हौज ए शमसी को किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। हौज ए शमसी को इल्तुतमिश ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो विग्रहराज ने 2.5 दिन के झोपड़े के निर्माण से पहले एक कॉलेज का निर्माण किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, और उसके पहले उन्होंने एक कॉलेज बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कौन से काल में हुआ था? चोल काल में, पल्लव काल में, चालुक्य काल में या सातवाहन काल में? तो ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य के काल में। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है सो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चुनूदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चुनूदरो कहाँ स्थित है? तो चुनूदरो सिंध में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चुनूदरो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो पुरुषार्थ 4 होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है सो कहाँ से प्राप्त हुआ था? गंगा घाटी से, नर्मदा घाटी से, यमुना घाटी से या ताप्ती घाटी से? तो प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं
मेहरगढ़ से भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया। यह बिल्कुल सही है। हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया? तो 1921 ईस्वी में किया गया। और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, यह भी सही है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था, यह बिल्कुल गलत है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता RD बनर्जी थे, यह भी गलत है। और छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो केवल 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमने आज प्रैक्टिस 1 जो है सो प्रैक्टिस सेट 1 पूरा कर लिया है और प्रैक्टिस सेट 2 हम कल करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी सी हेल्प की आप लोगों की ज़रूरत है क्योंकि वीडियो का रीच अभी कम है। कल जो है सो हम इसका अगला पार्ट प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। BPSC AEDO का प्रैक्टिस सेट 2 हम करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है सो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।